सोशल मीडिया पे तो वो बहुत ज़्यादा देखे सुने और पसंदीदा हैं। जब वो उनको सीट दिया पार्टी ने, जब उनका नाम अनाउंस किया पटपर्गन सीट से, तो लगा कि भैया एक तरफा विजेता मिलेगी और एक तरफा विजयी होगा, और वो उसी कॉन्फिडेंस से आ गया है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के सबसे बड़े सर जी अवध ओझा जी की। लगातार पिछड़ रहे हैं, सब पछाड़े जा रहा है। मतलब वहाँ पे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में आप सोशल में गुरु हैं तो आप रियल लाइफ में भी गुरु होंगे, ऐसा नहीं होगा। और सोशल मीडिया उनको ट्रोल भी कर रहा है। वो कह रहा है लगता है सर जी जो है वो राजा नहीं बन पाएंगे। तो अब बताइए अरुण जी कि अवध ओझा जी जो कि एक मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी जो रील मीम्स वायरल हो रहे थे उसमें भी आ रहा था कि सर जी हम आपको देखते हैं, और वो सबको बड़ा गले मिला के पटपर्गन में जब वो गुजर रहे थे। लेकिन जिस तरह से वो लगातार पीछे चल रहे हैं और भाजपा उनको पछाड़ रही है, आपको क्या लगता है कि ये सर जी जो है वो पढ़ाई के मामले में कमाल कर पाए या राजनीति में कमाल कर पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा जी कि राजनीति बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। और रियल पॉलिटिक में जो है, जो वहाँ के जो आप कार्डर बेस, जो जैसे बीजेपी जैसी पार्टी जो कि कार्डर बेस पार्टी है, 24-27 जो है उनकी स्ट्रेटेजी, जो लड़ाई चलती है किस तरह से विरोधी को पछाड़ना है, ऐसी टफ फाइट में उस जगह पे पटपर्गंज से दिल्ली में जो पटपर्गंज बहुत एक बीजेपी का गढ़ रहा है, जो ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में आता है, वो वहाँ पर बीजेपी हमेशा से पार्लियामेंट्री उसमें तो डोमिनेट करती रही। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया वहाँ से लड़ते थे, तो वहाँ से वो जीतते रहे। दूसरी बार जब वो जीते 2020 के चुनाव में, तो मात्र 3000 के आसपास के वोट बैंक से जीते थे। उसी समय लगातार, और मैं कहूँ कि शुरुआती दौरों में पिछड़ रहे थे। उसके बाद एक सेगमेंट में जो लास्ट राउंड्स में कुछ राउंड में उनकी बढ़त हुई और मात्र 3000 के वोट के आसपास से वो जीत पाए थे। अवध ओझा जी को जो इस बार टिकट मिला था, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया के एक तरह से वो बहुत पॉपुलर फिगर हैं, तो सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना और समाज में पॉपुलर होना दोनों में फर्क है, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है हमेशा वोट बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और जो उनके अगेंस्ट में बीजेपी से रविंदर नेगी खड़े हैं, वहाँ के उसी एरिया के हैं, वो पहाड़ी कम्युनिटी से आते हैं। वो ईस्ट दिल्ली में पटपर्गंज में, मैं आपको बता दूं, जो कई सोसाइटीज़ हैं उसमें पहाड़ी कम्युनिटीज़ जो है इन मास वोटिंग करती है। तो रविंदर नेगी जो है लगातार जमीन पे बने हुए थे। जमीन पिछली बार की हार के बाद में वो इस बार जो है बिल्कुल डिटरमिन्ड तरीके से लगातार 5 साल जमीन पे दिखे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखे, लोगों से संपर्क करते हुए दिखे। तो उनका जो है पलड़ा जो है पॉलिटिकली वो बहुत पावरफुल हो गए। और दूसरा, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात कही, तो सोशल मीडिया पे अवध ओझा के कंपेरिजन में आपने देखा होगा एक मीम एक वायरल हो गया, ट्रॉल हो गया साहब की प्राइम मिनिस्टर ने किसी के पैर छू दिए। तो वो एक घटना वो रविंदर नेगी के ही साथ जुड़ी थी। हुआ ये था कि स्टेज पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पैर छुआ, उन्होंने तो, पीएम ने 3 बार पैर छुआ। और प्राइम मिनिस्टर की जैसी आदत है, कोई उनका पैर छूता है तो वो भी उसी तरीके से उसको जो है सम्मान देते हैं। तो वो उसके साथ में रविंदर नेगी और पॉपुलर हो गए। तो जो पटपर्गंज की सीट में जो रविंदर नेगी की जो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग ऑल ऑफ ए सडन सर्च कर गई, तो वो सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो गए। और सोशल मीडिया पे जो अवध ओझा हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, स्पीकर होना अलग चीज है, लेकिन उसको जो उस अपनी फैन फॉलोइंग को रिफ्लेक्ट करवा लेना वोटिंग पैटर्न में, वो बड़ा बहुत मुश्किल काम है। अरुण जी, जितना मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने तो कहीं और से भी सीट की डिमांड की थी लोकसभा चुनाव में। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा ये वो उस समय मैं आपको बताऊं कि जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो कहा जा रहा था कि वो भी जो है उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी की जो है बस्ती सीट, शायद उधरी से कहीं से वो आते हैं, उनका नेटिव प्लेस उधरी है। तो वहां पर वो बीजेपी से टिकट पाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे। तो वो लोकसभा में तो उन्हें उस समय टिकट नहीं मिल पाया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में कार्डर बेस पार्टी में जो है, कार्डर में आपने कितना काम किया है या उस क्षेत्र में आप कितना पॉपुलर है, ये पैमाना होता है। तो उसमें वो उनको कोई किसी ने तरजीह नहीं दी। तो उसके बाद वो दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में वो कोचिंग है और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को वो गाइड करते हैं, तैयारी करवाते हैं। हिस्ट्री में उनकी महारत हासिल है, उनका अपना पर्सनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में जो उनकी विद्वता है, और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए भी, तो वो पॉपुलैरिटी अलग है। वो पॉपुलैरिटी पटपर्गंज के जो वोटर्स हैं, वो उसमें रिफ्लेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। वही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि वो उस क्षेत्र से रविंदर नेगी तकरीबन 8000 से ऊपर ज़्यादा के वोट
अंतर से वो आगे चल रहे हैं और अवध ओझा जो है काफ़ी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक राउंड में जो आ रहा है उसमें वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनका जो मोटिवेशनल स्पीकर होना, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए जो है उतनी मदद नहीं कर पा रही है। और खासकर मैं कहूँगा कि अगर इतनी मददगार होती, अगर वो सीट जो है उनके फेवर में होती तो मनीष सिसोदिया वो सीट क्यों छोड़ते? आम आदमी पार्टी का बैसिन हुआ करता था, वो क्यों छोड़ते? जाहिर सी बात है उन्होंने इसीलिए छोड़ा कि उनको शक हो गया अपने ऊपर कि इस बार मैं जीत नहीं पाऊंगा। और क्या आपको ये भी लग रहा है कि पिछले दिनों जो दिल्ली में 3 बच्चे डूबे, कोचिंग के ही यूपीएससी के 3 बच्चे जो डूबे थे, बारिश में कोचिंग के अंदर पानी चला गया और बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे और वो निकल नहीं पाए, और उसमें ये 2 बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो आगे नहीं आए। उसमें अवध ओझा को भी काफ़ी ट्रोल किया गया था कि आप सामने से नहीं आए, और उसके बाद ये चुनाव में वो आ गए। क्या आपको लगता है कि इसका भी थोड़ा फर्क पड़ा होगा? मैंने कहा ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव में जी। अगर कुछ उस तरह का उनसे प्रभावित लोग हैं तो जाहिर सी बात है कोचिंग के खिलाफ जो उस समय एक आक्रोश पैदा हुआ कि ये लोग सिर्फ पैसे बना रहे हैं और रियल इश्यूज को नहीं नकार दे रहे हैं, तो ये सब, और ये लोग काफी दिनों तक गायब भी रहे थे, तो ये सब बातें निगेटिव जा सकती हैं इनके खिलाफ में। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो रियल पॉलिटिक है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है। उस क्षेत्र में वो पूरा ईस्ट दिल्ली जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ है। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस क्षेत्र में मुझे भी मौका मिला या उधर लोगों से बातचीत करने का, तो मैं देख रहा था वहां पर जिससे जो मैन टू मैन, डोर टू डोर जो कन्वेंसिंग है ना, वो जो आरएसएस, वीएचपी और जो उसके अनुसांगिक संगठन है उसमें जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स हुई, मैं अभी अगली चर्चाओं में भी बात कर रहा था कि आरएसएस ने तकरीबन 50,000 जो है मीटिंग की है पूरे दिल्ली में। अच्छा, जी हाँ, उन्होंने जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स की, तो ये जो पीछे से जो सामने से ये सब नहीं दिखता है, पीछे की जो ये तैयारी थी वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन थी। वो साहब वो एक एक वोटर को चिन्हित करना, उससे वोट दिलवाना, तो इस शक्ति 24/7 इस प्लानिंग के सामने जो है मुझे नहीं लगता कि कोई पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और किसी भी पार्टी से भी चुनाव लड़ रहा है तो वो इन सब परिस्थितियों, इन सब स्ट्रांग परिस्थितियों में जो है अपने को कामयाब कर ले जाएगा। तो अवध ओझा के लिए बड़ा मुश्किल था, शुरू से ही लग रहा था। अच्छा, लेकिन एक बात छोटी सी चलते चलते हम लोग दर्शकों को बताते जाएं कि बीजेपी जो है 40 सीटों पे आगे चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि मेजोरिटी में 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म होने जा रहा है? जी हाँ, फिलहाल तो अभी तक तो यही संभावना दिख रही है। और जिस तरह से एग्जिट पोल्स ने भी प्रेडिक्ट किया था, एक तरफा बीजेपी को बढ़त दिखाई थी, और उसमें जो है तकरीबन बीजेपी को वोटिंग परसेंट भी कह रहे हैं कि 48% के आसपास मिला है और आम आदमी पार्टी को 42% के आसपास। तो जो 6% का जो ये स्विंग है बीजेपी के फेवर में, बहुत डिसाइडिंग हो सकता है। यही डिसाइडिंग हो सकता है जिसमें आम आदमी पार्टी जो है हो सकता है 20 सीट का नुकसान हो आम आदमी पार्टी को, और वही स्विंग जो है बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है। तो मैं चलते चलते वो अवध ओझा जी की वो जो उनका एक रील बड़ा वायरल है कि आपका अगर 1 करोड़ लोगों में 1 लाख दुश्मन नहीं हो तो सब खत्म है, तुम कुछ हो नहीं, नकारे खत्म, वो वाला खत्म वाला सीन आ रहा है क्या? फिलहाल उनकी पारी खत्म दिख रही है। तो देखते रहिए India.com, अभी पता चलता है कि अवध ओझा जीत रहे हैं या हार रहे हैं और दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।